हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश करनी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर हमने पढ़ लिया, सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर हमने पढ़ लिया, सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिया। तो एक बार फटाफट से तुलना कर लेते हैं। सर्किट कंटेनिंग अगर सिर्फ रेजिस्टेंस होगा, सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, अगर सिर्फ एक ऐसा परिपथ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, प्रतिरोध हो, तो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो वोल्टेज हमारा होता है V0 साइन ओमेगा टी, और जो हमारा करंट चल रहा होता है वो चल रहा था I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, यानी कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में चल रहे होते हैं। यहाँ पर वोल्टेज और करंट एक जैसे ही चल रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि हम कहेंगे द वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, द वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, ठीक है। सेकेंड हम देखेंगे सर्किट कंटेनिंग, या पहले मैं आपको बताता हूँ, वह परिपथ जिसमें केवल प्रतिरोध हो, यानी कि आर सर्किट हम इसको कह सकते हैं, जिसमें केवल प्रतिरोध हो, आर परिपथ हम इसको कहते हैं। आर परिपथ में हमारे पास क्या होता है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी हमारा वोल्टेज होता है, और जो करंट चलता है वो चलता है I0 साइन ओमेगा टी। तो हम कहेंगे वोल्टेज व धारा समान, वोल्टेज धारा सेम फेज यानी कि समान कलांतर में है या कला में है, यानी कि इनके बीच का कलांतर 0 है, या हम कह सकते हैं इनके बीच का एंगल, ठीक है, फेज हम कह सकते हैं। सेकंड, सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, यानी कि वह परिपथ जिसमें केवल प्रेरण हो, यानी कि ऐसा परिपथ जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगा है, प्रेरण लगा है, प्रेरण, ठीक है। तो जिसमें सिर्फ प्रेरण लगा हो वो क्या हो जाएगा, तो ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर हो, इसको हम एल सर्किट कहते हैं, और इसमें हमारे पास वोल्टेज होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, लेकिन जो हमारा करंट होता है वो हमारा 90 डिग्री से पीछे चल रहा होता है, यानी कि करंट यहाँ पर 90 डिग्री पीछे चलेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाय 2, या हम कह सकते हैं द वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज पाई बाय 2, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज हमारा पाई बाय 2 आगे चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, ऐसे परिपथ जिनमें केवल प्रेरण हो, वहां वोल्टेज धारा से 90 डिग्री आगे चलता है, यानी कि इन दोनों का फेज कितना है, कलांतर कितना है, 90 पाई बाय 2, या मैं कह सकता हूं करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलता है ना। तो बोल सकते हैं वह परिपथ जिसमें केवल प्रेरण लगा हो,
या सिर्फ प्रेरण हो, वहां वहां धारा वोल्टेज से π/2 पीछे चलती है। ठीक है। और लास्ट परिपथ है हमारा सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, यानी कि वह परिपथ जिनमें केवल धारिता हो, यानी कि ऐसे परिपथ हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ धारिता है, धारिता यानी कि कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस आपको मिलेगा। ठीक है ना, ऐसे परिपथ जिनमें सिर्फ और सिर्फ धारिता हो। चलिए, तो इसमें अगर हमारे पास वोल्टेज है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, तो हमारे यहाँ पे करंट आएगा I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक है, ठीक, हम कहेंगे ऐसा परिपथ, या बोलते हैं द इन अ सर्किट containing capacitor only, in a circuit containing capacitor only, the voltage lags behind the current by π/2। कितने फेज से पीछे छूट रहा है वोल्टेज? π/2। इस बार करंट आगे चल रहा है, या हम कह सकते हैं इन अ सर्किट containing pure capacitor, the current leads the voltage by π/2। तो करंट आगे चल रहा है π/2 से। ठीक है, यानी कि अगर हम यहां पर देखें, ऐसा परिपथ जिसमें केवल धारिता हो, उस पर धारा वोल्टेज से π/2 आगे चलती है। या हम यहाँ पे कह सकते हैं, या ऐसा परिपथ जिसमें केवल धारिता हो, उस पर वोल्टेज धारा से π/2 पीछे चलता है। चलिए, ये नोट कर ले फटाफट, पे बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं रिएक्टेंस पे क्वेश्चंस पर, यानी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। चलिए फटाफट नोट करते हैं।
तो सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली में क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रेरण यहाँ पे है। तो प्रेरण वाले परिपथ में क्या होगा, करंट आपके 90 डिग्री पीछे चलेगा, वोल्टेज आपका 90 डिग्री आगे चल रहा होगा। यानी कि कलांतर दोनों में कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, यानी कि फेज एंगल या फेज डिफरेंस दोनों में 90 डिग्री का आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सर्किट कंटेनिंग, जैसे हम देखेंगे कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में करंट हमारा 90 आगे चल रहा होगा और वोल्टेज हमारा 90 डिग्री पीछे चल रहा होगा। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है। फिर अगर मैं आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट और बताएं, तो एक इम्पोर्टेंट नोट यह है कि हमने यहाँ पर ये देखना बहुत जरूरी है कि धारा के रास्ते में प्रतिरोध भी अलग अलग तरीके के आ रहे हैं, है ना। तो जैसे हमने यहाँ पर देखना है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको हम एक्सेल कहते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इन द पाथ ऑफ करंट। तो हम कह सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, the resistance offered by the inductor in the path of current। यानी कि करंट के रास्ते पे जो प्रतिरोध प्रेरण देता है उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, एंड ओमेगा जो होता है वो 2 पाई एफ के समान है। तो हमें पता है एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा, एक्सएल बराबर हो जाएगा 2 पाई एफ एल, ये हमारा एक्सएल बन जाएगा। ठीक है। छोटी सी बात है, ध्यान में रखने वाली बात है। अच्छा, यूनिट अगर हम देखें इसकी, तो यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की जो यूनिट है वो होती है हमारे पास ओम। ओम हमारी इसकी इकाई होती है, ओम इसकी यूनिट होती है। ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एन इंडक्टर ऑफ 10 मिली हेनरी is connected across the source of 50 hertz frequency। So an inductor of 10 millihenry is connected across a source of 50 hertz frequency. Find the inductive reactance। ठीक है। तो हमें पता है कि एक इंडक्टर हमें यहाँ पर दे रखा है, इंडक्टर की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है कितना, 10 मिली हेनरी। इसको हेनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 10⁻³ हेनरी हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर दे रखी है कितनी, 50 हर्ट्ज। यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है और हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा है, यानी कि हमसे एक्सएल पूछा। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, ये वैल्यू हमसे पूछी है। तो हम जानते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है वो होता है ओमेगा एल के बराबर। अब ओमेगा का मान तो हमें पता है 2 पाई एफ होता है, तो 2 पाई एफ इंटू एल। यहाँ पे एक्स एल हम यहाँ पर लगाएंगे, एक्सएल, एक्सएल आ जाएगा 2, पाई की वैल्यू है 3.14, एफ की वैल्यू 50 दे रखी है और इसकी वैल्यू दे दी है 10 इंटू 10⁻³ तो एक्सएल की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2 इंटू 100, 50 दूनी 100 हो जाएगा, है ना। 552 से 100, 3.14 ऐसी 10 अपॉन में आ जाएगा 1000 नीचे, 1 2 3 0 काट देंगे तो एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी 3.14 ओम। यानी कि हम कहेंगे द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज 3.14 ओम। ये हमारा कैपेसिटी इंडक्टिव रिएक्टेंस आ जाएगा। चलिए फटाफट नोट करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। इंडक्टर है 10 मिली हेनरी, 10 इंटू 10⁻³ हेनरी, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारे पास है एक्सएल, ये वैल्यू निकालनी है।
तो एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल है, ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई एफ एल, ये बन जाएगा। तो एक्सएल ऐसे रहेगा 2, पाई की वैल्यू 3.14, एफ की जगह आएगा 50 और एल की जगह आ गया 10 × 10⁻³ सॉल्व किया तो हमारे पास एक्सएल आ गया 3.14 ओम। ओम क्यों आता है? क्योंकि इसकी एसआई इकाई ओम होती है, क्योंकि काम तो ये प्रतिरोध का ही कर रहा है, रेजिस्टेंस का ही ये काम कर रहा है। तो ध्यान में रखिएगा ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। तो ओम इसकी एसआई इकाई होती है, याद रखिएगा, क्योंकि ये धारा के नीचे आता है ना, तो ओम इसकी एसआई इकाई होती है। तो ये बेसिक सी चीजें याद रखता है। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में बता के एलसीआर परिपथ के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।